यस मैम, आ रही यस है। मैम। ठीक है, और मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है? हाँ जी, ये रही जी है। मैम। अच्छा ठीक है, चलो आज हम अपना लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा बेसिकली जो लास्ट लेक्चर था वो था हमारा, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लास्ट जो हमने लेक्चर अभी तक किया था वो हमने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन को जो है ना किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब उस जो ट्रांसपोर्ट थी, उस ट्रांसपोर्ट के जरिए जो चीजें अंदर आनी थी, बाहर आनी थी, उनका आगे क्या यूज था। ठीक है, तो उसका जो अब मतलब इस ट्रांसपोर्ट से क्या फंक्शंस हो रहे हैं, किस तरह से ये इम्पोर्टेंस है, उनमें से जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हम आज डिस्कस करने लगे हैं। बेसिकली हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत डिफरेंट सेल्स हैं। ठीक है, इनमें से कुछ एक्साइटेबल टिश्यू भी हैं जो कि हैं, जिनकी एग्जांपल है नर्व एंड द मसल्स। तो आज जो है इंशाल्लाह हम जो आपका यूनिट नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं, विच इज स्ट्रक्चर, विच इज द नर्व एंड मसल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का यूनिट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी, और एज वेल एज आप लोगों की ये मेडिकल नॉलेज की भी, और इसकी बेसिक जो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ईयर में यूज भी होगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये जो न्यूरॉन्स है ये क्या करते हैं, ये ट्रेवल कर रहे होते हैं, इनके इन्होंने इंफॉर्मेशन लेनी होती है फ्रॉम द इफेक्टर्स, उसको प्रोसेस करना होता है। ठीक है, और फिर उसको उसके रिसेप्टिव जो है वो रिस्पॉन्स भी देना न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स आर बेसिकली द एक्साइटेबल टिश्यू एंड ये प्रेजेंट होते हैं इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पता है हमारा वो सिस्टम है जो कि बाकी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो सीएनएस और इसका जो फंक्शनिंग यूनिट होता है, बेसिक यूनिट जो होता है सीएनएस का, वो है न्यूरॉन। तो सीएनएस कंटेन्स 100 बिलियन न्यूरॉन्स। इन न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर यूनिट होते हैं ऑफ द नर्वस सिस्टम। हाईली दीज आर द हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट मैम स्लाइड शो नहीं हो रही। कंडक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल ट्रांसमिशन हो रही होती है वो थ्रू दीज स्क्रीन नहीं शेयर न्यूरॉन्स हो हो रही होती है। ठीक है, फिर उनकी कुछ मैम स्पेशल स्लाइड गायब। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Their extreme मैम longevity स्लाइड शो can function optimally for a रही, स्लाइड lifetime शो नहीं over हो रही। 100 years। ठीक है, ये वंस डेवलप हो जाए तो ये जो है इनका ग्रोथ ये नहीं हो लगता है सकती है, मैम को बस बात मैम आ स्लाइड रही शो नहीं हो रही। ये मैम माइटोटिक होते स्लाइड हैं, नहीं शो हो रही। lose their ability to divide and cannot be replaced, destroyed। ठीक है, यानी कि ये हील कर यार हो सकते हैं। गया। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जब इंजरी, कितनी इंजरी हो उसके ऊपर ये हील हो सकते हैं। ठीक है, वरना ये एमाइटोटिक होते हैं, ये कांट। एक मिनट बेटा, जो स्क्रीन ही शेयर हो रही है, मैं करती हूँ दोबारा शेयर। ठीक है, अच्छा आप जो स्क्रीन शेयर हो रही है हमको, यस मिस। हमने अभी तक देखा है यहाँ पर कि न्यूरॉन्स आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देयर फंक्शन इज टू कैरी स्टिमुलाई फ्रॉम द इफेक्टर ऑर्गन्स एंड प्रोसेस इट एंड देन टेक द appropriate action according to the stimulus provided। ठीक है, तो बेसिकली दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देयर एक्सट्रीम लॉन्गेविटी, दे कैन फंक्शन ऑप्टिमली फॉर अ लाइफ टाइम। ठीक है, ओवर 100 years। दे कांट डिवाइड देमसेल्व्स, दे कांट रेप्लिकेट, दे आर एमाइटोटिक। जितनी भी न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये इंटरफेस ऑफ द माइटोटिक डिवीजन के अंदर यहाँ पर ये रुक गए होते हैं। ठीक है, ये मजीद डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन कुछ इनकी हैं, जैसे कि ये जो फैक्ट्री एपिथेलियम हमारे जो नेजल एपिथेलियम वाले हैं, एंड सम हिप्पोकैम्पल रीजन जो ब्रेन के अंदर है, ये सिर्फ जो है ये डिवाइड कर सकते हैं और रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और इनका एक्सेप्शनली हाई मेटाबॉलिक रेट रिक्वायर्स continuous, they requires continuous supply of oxygen and glucose because they have to remain active all the time. They have to sense and action and perform response all the time. So they have exceptionally high metabolic rate.
है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि क्या टिपिकल एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे बाकी सेल के स्ट्रक्चर्स के अंदर तो सिर्फ एक सेल बॉडी होती है, ठीक है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चार चीजें हैं वो इसके सेल बॉडी है, जिसको हम पेरिकैरियन भी कहते हैं। पेरी का मतलब होता है अराउंड और कैरियन इज सेल, ठीक है। तो अराउंड द सॉरी कैरियन इज न्यूक्लियस, तो अराउंड द न्यूक्लियस जो चीज होती है वो सेल बॉडी होती है। और इसके दो प्रोसेसेस होते हैं which are the axon and dendrite। ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। ये आप देख लो, ये इसकी सेल बॉडी है जिसको हम सोमा भी कहते हैं। उसके बाद ये जो ये सारा स्ट्रक्चर है ना, ये एक्सॉन है, ठीक है। अब ये आगे जाके इसके जितने भी पार्ट्स है ना, उनको मैं डिटेल के अंदर फर्दर जो है वो करती हूँ, ठीक है। टू प्रोसेसेस निकल रहे होते हैं सेल बॉडी से, एक ये डेंड्रिटिक प्रोसेस है और फिर ये एक्सॉन है। एक्सॉन जो है वो निकल रहा होता है फ्रॉम द इनिशियल सेल बॉडी का एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन हिलोक, वहाँ से जो है इस एक्सॉन निकल रहा होता है, ठीक है। और इसका फिर इनिशियल एक सेगमेंट होता है, ठीक है। और डेंड्राइट्स जो होते हैं वो तो डायरेक्टली फ्रॉम द सेल बॉडी ही निकल रहे होते हैं। डेंड्राइट अच्छा, फिर जो एक्सॉन है उसके फिर आगे से फर्दर पार्ट्स है जो कि मैं ना अभी आप लोगों को नेक्स्ट, सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। It consists of a transparent spherical nucleus with a nucleolus surrounded by a cytoplasm. Is this the major biosynthetic center of a neuron? It contains usual organelles except centrioles, ठीक है। इसके अंदर सारी बाकी ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे कि बाकी सेल्स में होती हैं, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्म, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इससे मजीद डिवाइड रेप्लिकेट होना नहीं होता है, माइटोसिस इसके अंदर होनी नहीं होती है, इस वजह से इसके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्यों? क्योंकि ये लोग इनको हाईली एनर्जी वाले ये सेल्स हैं, रिक्वायरिंग सेल्स है, तो इनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन मेकिंग मशीनरी होती है बहुत ज़्यादा, विच आर द राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दैट मेक्स देम मोस्ट एक्टिव एंड बेस्ट डेवलप्ड इन द बॉडी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है जो कि फ़ौरन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इसके अलावा जितने भी नर्व ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो बना रहे होती हैं। तो इस वजह से इनके अंदर जो है बाकी सेल्स की निस्बत प्रोटीन मेकिंग मशीनरी विच इज़ द राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाकी सेल्स की निस्बत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इधर कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ऑफ द न्यूरॉन इज रेफर्ड एज बेसल बॉडीज और क्रोमेटोफिलिक सब्सटेंसेस। इसको क्रोमेटोफिलिक सब्सटेंसेस इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जब इनको वो डाई हम देते हैं तो ये जो होते हैं ये पर्पल कलर के हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको और निजल बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट आज जितने भी अब आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को निजल बॉडीज ही कहेंगे, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली समझना होगा कि निजल बॉडीज इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लो इसका ये जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या है, ये इसका जो सेल बॉडी है, अब सिर्फ हम सेल बॉडी देखते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन था इट्स कंप्राइज्ड ऑफ टू थिंग्स, अ सेल बॉडी और द सोमा एंड टू प्रोसेसेस, डेंड्राइट एंड एक्सॉन, ठीक है। फर्दर जब हम सेल बॉडी को देख लेते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल सेफेरिकल होती है, एक अंदर दरमियान में न्यूक्लियस है और बहुत ज़्यादा जो है वो पर्पल से डॉट्स हैं। बाकी ऑर्गेनेलिस तो है ही हैं, लेकिन ये जो पर्पल डॉट्स बहुत ज़्यादा है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द निजल बॉडीज which is the protein making machinery of a neuron and also the ribosomes, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर गोल्गी ऑपरेटस भी वेल डेवलप्ड होता है। फिर वही बात है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसको ट्रैवल वगैरह में, पैकेजिंग वगैरह में सपोर्ट करा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफिब्रिल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। आप लोगों ने सेल के अंदर पढ़ा होगा कि सेल का जो एक होता था ये माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह, ये सब मिलकर सेल का कौन सा पार्ट बना रहे होते हैं जी? साइटोस्केलेटन।
हाँ शाबाश, ठीक है। इस सेल का स्केलेटन बना रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या हाँ हेल्प कर रहे होते हैं, विद इन द सेल मूवमेंट की भी हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जौन जौन सी साइटोस्केलेटन की चीजें हैं वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफिब्रिल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जिनको हम न्यूरोफिलामेंट्स भी कहते हैं। अभी हम फर्दर इन सब का जो है वो यूज भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, most neuron cell bodies are located in the central nervous system where they are protected by the bones of the skull and vertebral column, ठीक है। ज्यादातर जितने भी ये न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये हमारे जो होते हैं ये सीएनएस के अंदर पड़े होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पड़े होते हैं। इनके सेल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, सेल बॉडी और सोमा की बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन कई जो है वो क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडीज जो है वो आउटसाइड द सीएनएस पड़े होते हैं इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इनको हम कहते हैं क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडीज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड न्यूक्लियाई, whereas that lie along the nerves in the peripheral nervous system are called ganglia, ठीक है। अच्छा, ये अब एक गौर से सुनने वाली बात है। सेल बॉडीज बेसिकली क्या है, न्यूरॉन्स की। अगर तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पड़ी हुई है ना, तो हम उनको स्लाइड नहीं हो रही। लेकिन बाजू का क्या होता है कि जो सेल बॉडीज होती है ना, स्लाइड नहीं ये शो हो रही। आउटसाइड बाहर हमारी नर्व्स है ना, उनके कहीं कहीं उन्होंने इकट्ठी हुई है और गैंग्लियास बनाए हुए हैं। आप लोगों ने पढ़े होंगे। एक मैम स्लाइड नहीं शो हो रही। लेकिन ये जरा काम है ना, परसों रात भी कितनी जल्दी बैठ के सारी लिस्टा तैयार की हैं, कल बैठ के बदल कराना। कल मैं समझ किने ना क्लास सवाल कि तुसी आउट ऑफ रेडी काम करो उधर कि उन्होंने कही तेरी जिम्मेदारी पूरी करनी, तू आ तू ना आ, तू कितने बजे आ, तेन जो चीज़ चाहिए तो यूज कर, ठीक है। सुपरिटेंडेंट तो लैके थले तो आप लोगों को सैटिस्फाइड हो रही है ना आप? वीडियो ने कहता है मैंने जो काम करना है। यस मैम। जी मैम। अच्छा, अब मैंने ये बताया कि जो न्यूक्लियाई थे, अगर तो वो विद इन द सीएनएस पड़े होंगे तो उनको हम सिंपल न्यूक्लियाई कहेंगे, ठीक है। और अगर वो आउटसाइड होंगे पड़े हुए न्यूक्लियाई इन द नर्व्स, तो यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होंगे। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं, सारी जो नर्व्स होती हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की भी डायरेक्टली निकलती होती है, ठीक है। तो इन्हें हम गैंग्लिया कहेंगे, ठीक है। आप लोगों ने एनाटॉमी में गैंग्लिया डिफरेंट पढ़े होंगे। अच्छा, अब हम ह्यूमन प्रोसेसेस देख लेते हैं, जो कि हम पढ़े थे। दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, कंटेन्स बोथ न्यूरॉन्स, सेल बॉडीज एंड देयर प्रोसेसेस। लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि जो ये पेरिफेरल, उनमें सिर्फ गैंग्लियाज होती हैं, ठीक है। गैंग्लियाज कहीं कहीं होते हैं और बाकी सब के अंदर सिर्फ ये न्यूरोनल प्रोसेसेस होते हैं। यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर उनके न्यूक्लियाई भी होते हैं और कुछ प्रोसेसेस हो भी सकते हैं, लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली कंपोज्ड हुआ है ऑफ द न्यूरोनल प्रोसेसेस ओनली, ठीक है। बंडल ऑफ न्यूरोनल प्रोसेसेस आर कॉल्ड ट्रैक्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जब आप नेक्स्ट इंशाल्लाह ब्रेन वगैरह पढ़ोगे ना, न्यूरोनेटरी पढ़ोगे, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए यही है, जो ये एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नंबर में निकल रहे होते हैं फ्रॉम वन सेल, ठीक है। क्योंकि फिर मिलकर ना ट्रैक्स बना लेते हैं, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात यही है कि ज़्यादातर जो न्यूक्लियाई पड़े होते हैं ना, वो पड़े होते हैं ऑफ द न्यूरॉन्स के। जो न्यूक्लियाई ज़्यादातर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पड़े होते हैं। अगर कोई न्यूक्लियाई बाहर पड़े होंगे आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, उसके अंदर ज़्यादातर न्यूरोनल प्रोसेसेस ही होते हैं, ठीक है। और अगर कोई न्यूक्लियाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पड़े होंगे इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो दे आर कॉल्ड द गैंग्लिया, ठीक है। आप लोगों के लिए जो एक टेक होम मैसेज है, आप लोगों ने मुझे ना
कोई गैंग्लिया की एग्जांपल बतानी है, ठीक है, जो कि आप लोगों ने एनाटॉमी में देखी होगी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज एन एक्सॉन। एक्सॉन इज द एक जो है बिल्कुल जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे, डेंड्राइट इज द स्ट्रक्चर दैट टेक्स इंफॉर्मेशन टुवर्ड द सेल बॉडी और द सोमा और द न्यूरॉन, एंड एक्सॉन इज दैट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन व्हिच टेक्स इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। तो इसको अब इसको मजीद हम एलेबोरेट करेंगे, डिफरेंट टाइप्स वगैरह इसकी हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक्सॉन होता है वो सेम होता है, उसके अंदर कंटेन सेम ऑर्गेनेलिज फाउंड इन द डेंड्राइट्स एंड इन द सेल बॉडी विद टू इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। इसके अंदर कोई निजल बॉडीज नहीं होती है, इसके अंदर कोई गोल्जी अपरेटस नहीं होता, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अगर निजल बॉडीज नहीं होंगी और गोल्जी अपरेटस नहीं होगा तो क्या होता है, एक्सॉन डिपेंड्स ऑन इट्स सेल बॉडी टू रीन्यू नेसेसरी प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स ऑन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू डिस्ट्रीब्यूट देम, ठीक है। अब क्या है, ये खुद से कोई प्रोटीन वगैरह सिंथेसाइज नहीं कर सकता ड्यू टू लैक ऑफ निजल बॉडीज एंड गोल्जी apparatus, so it is dependent on the cell body to renew its necessary proteins and membrane components, and also it need efficient transport mechanism to distribute them, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सॉन ने क्या करना है, इंफॉर्मेशन लेके जानी है फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड्स द इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। तो जो ये न्यूरॉन एक्सॉन और इसके पास अपनी कोई वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म प्रोटीन ही नहीं बना सकता, तो ये क्या करता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह भी नहीं बना सकता है। जब ये सब कुछ नहीं बना सकता है तो क्या होता है, ये डिपेंडेंट होता है ऑन द सेल बॉडी। इसी वजह से क्या होता है कि एक्सॉन्स क्विकली डिके इफ कट और सिवियरली डैमेज। तो इससे वजह से क्या होता है, जब भी हम सेल बॉडी और एक्सॉन की अगर इंजरी बहुत ज़्यादा हो जाए ना और उनका कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए आपस में, तो एक्सॉन जो होता है वो क्विकली डिके कर जाता है। मैम वो पहला पॉइंट ज़रा बता दीजिएगा दोबारा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है एक्सोनल। अच्छा पहले हम देख लेते हैं। अच्छा अब ये इसके डिफरेंट तरह के ये एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स की बेसिस के ऊपर ना ये जो न्यूरॉन्स हैं हम उनको डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो क्लासिफिकेशन इस टाइम आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इट इज़ द हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू यूनिपोलर, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। यूनिपोलर का मतलब क्या है कि देयर इज ओनली वन न्यूरोनल प्रोसेस कमिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। और वो जो है वो क्या हो सकता है, वो डेंड्राइट भी हो सकता है और वो एक्सॉन भी हो सकता है, ठीक है। फिर बाइपोलर में क्या मतलब है, बाइपोलर मीन्स टू न्यूरोनल प्रोसेसेस आर कमिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी, वन इज डेंड्राइट वन इज एक्सॉन। और अब इन दोनों के अंदर कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये जिसके अंदर आगे जो ज़्यादा फाइब्रस वगैरह वाला है ना, जैसे कि ये वाला पार्ट है ना जिसके अंदर ज्यादा थ्रेड्स हैं, इट इज द डेंड्राइट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इज अ सिंगल न्यूरोनल प्रोसेस व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम द न्यूरॉन, ठीक है। फिर कुछ सेल्स होते हैं उनको सूडो यूनिपोलर होता है। सूडो का क्या मतलब है, मिलता जुलता, उसकी जगह दिखता, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली आप अगर देखो तो इसमें आप इस दोनों में इसके अंदर आप इसके डेंड्राइट और एक्सॉन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सूडो यूनिपोलर है, वन प्रोसेस ही निकला था फ्रॉम द सेल जो कि आगे से फर्दर टू में डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके मुकाबले में अगर आप इसको चूज कर रहे हो ना यूनिपोलर से, तो यूनिपोलर से देखो सिर्फ एक ही न्यूरोनल प्रोसेस निकला, ठीक है, जो कि देखो यहाँ पर ये डेंड्राइट जैसा ही लगता जा रहा है, ठीक है। और ये जो सूडो यूनिपोलर है इसमें क्या निकला, वन प्रोसेस निकला फ्रॉम द सेल बॉडी व्हिच फर्दर डिवाइड्स इनटू टू, ठीक है। और फिर आ जाता है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर के अंदर होता है मल्टीपल डेंड्राइट्स। दिस इज द मोस्ट कॉमन type of neuron which is present in the central nervous system.
is the multipolar neuron, which has many dendritic processes and only a single axonal processes. Bipolar जो neurons हैं, बाइपोलर जो न्यूरॉन है वो जो होता है प्रेजेंट होता है हमारी फैक्ट्री एपिथेलियम में, ठीक है। अब आप लोगों का एक और जो टेक होम मैसेज है, अभी मैंने पहले आप लोगों को कहा है कि गैंग्लिया की आपने एग्जांपल ढूंढ कर लानी है, ठीक है। और फिर फर्दर इसका आप बेशक स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, ठीक है, क्योंकि ये आपकी गाइडलाइन में नहीं है। मैं आपको लेक्चर जो है वो आप लोगों को सीआर का मुझे मेल एड्रेस मिलेगा ना, मैं उसको मेल कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट है ना इसके स्ट्रक्चर का, ये सब जो है ये गाइडलाइन में इस तरह से नहीं है, तो ये आप इन लेक्चर से ही करोगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों का जो एक और जो टास्क मैं आपको दे रही हूँ ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन है इसका आप स्क्रीनशॉट लो और फिर हर एक एग्जांपल जो है वो आप लोगों ने मुझे मेरा नेक्स्ट लेक्चर में बतानी है, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को इसके जो है ना मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल्स बताऊंगी, ठीक है। फिर है कि हम इन्हें ये जो हमने उनको एनाटॉमिकली या स्ट्रक्चरली या हिस्टोलॉजिकल क्लासीफाई किया था, इसके अलावा हम इनको फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है। वो हमने वही अभी आपने जो पहले पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन सेंसरी न्यूरॉन हम कह सकते हैं, या फिर एफ्रन न्यूरॉन विच इज टेकिंग इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ठीक है, which receives sensory input and conduct impulses to the CNS, और CNS के अंदर क्या पड़ा होगा, उनकी सेल बॉडी, ठीक है। और फिर मोटर न्यूरॉन्स हो जाते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं impulses to the effector organs which can be either muscles or glands or other neuronal structure, ठीक है। और कुछ होते हैं इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, इन द CNS ये इंटरकनेक्टर्स होते हैं। they establish neuronal circuits between the sensory and motor neurons, ठीक है। कुछ ऐसा होता है कि सेंसरी न्यूरॉन एक सेल न्यूरॉन का है, ठीक है, और सॉरी डेंड्राइट एक न्यूरॉन्स का है, ठीक है, और एक्सोन बहुत दूर इंफॉर्मेशन लेके जानी है, तो क्या होता है बहुत न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपस में इंफॉर्मेशन वो चाइनीज विक्स पर खेल के तो एफेक्टर ऑर्गन्स तक जो है वो ले जाते हैं ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अब जो था एक्सॉन्स को जो हम देख रहे थे वो उसमें हमने देखा कि उनके अंदर कोई नेसल बॉडीज नहीं थी, कोई उनके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं था, लेकिन दे हैव टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन, तो इनकी जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो बहुत जो ज़्यादा है वो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। न्यूरॉन्स आर बेसिकली द सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम अदर सिक्रीटरी सेल्स। क्यों? क्योंकि इनका जो सिक्रीटरी जोन होता है वो सिर्फ एट द एंड ऑफ द एक्सॉन होता है, ठीक है। जो सेल बॉडी है वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही होती है और फिर एक्सोप्लाज्मिक फ्लो से ये एक्सोनल एंडिंग तक जा रही होती है। क्यों? क्योंकि इन एक्सॉन्स के एंड्स के ऊपर ना इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करने होते हैं, जिससे फिर आगे इंफॉर्मेशन जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है। तो सेल बॉडी मेंटेन्स फंक्शन एंड एनाटॉमिकल इंटेग्रिटी ऑफ द एक्सोन, ठीक है। तो सेल बॉडी का बेसिकली सेल बॉडी क्या करती है, वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोनल ग्रोथ फैक्टर्स सिंथेसाइज कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स बन रहे होते हैं और फिर उसने क्या करना होता है, उसने बस एक्सोप्लाज्मिक फ्लो से ना एक्सोनल एंडिंग्स के ऊपर लेकर जाना होता है, ठीक है। और फिर वहाँ से जो है वो ये ट्रैवल आगे कर रही होती है, ठीक है। ये देखो, ये इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि सेल बॉडी है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, निजल बॉडीज हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रही हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही हैं और फिर ये यहाँ से ट्रैवल करता हुआ ना थ्रू द एक्सॉन जा रहा है और यहाँ पर ये जो एंड ऑफ द एक्सॉन है जिसको हम एक्सोनल टर्मिनल भी कहते हैं, वहाँ से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये रिलीज हो रहा है, ठीक है। जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जैसे फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस ये एसिटाइलकोलिन होता है, जो फिर क्या करता है आगे जाके मसल्स के अंदर जो है वो उन्हें एक्साइट करता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें आप लोगों को आप देख लोगे। अच्छा, अब क्या होती है, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट जो होती है ना वो ऑर्थोगेट ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, और ये along the microtubules होती है that run along the length of the axon and they require two molecular motors, dynein and kynesin। आपने पढ़ा होगा सेल के स्ट्रक्चर के अंदर
आप लोगों ने सेल के स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा होगा कि ये जो मोलिकुलर एक तो था कि साइटोस्केलेटन होता है जो कि बेसिक फ्रेमवर्क दे रहा होता है एक सेल को, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, कुछ मोलिकुलर मोटर्स होते हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स की ट्रैवल इनसाइड द सेल, ठीक है। इसी तरह जो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट है हो रही होती है इन फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सोनल टर्मिनल, वो भी विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स और जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये तो बेसिक स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर फिर जो मॉलिक्यूलर मोटर्स होते हैं वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, जो कि इन द केस ऑफ न्यूरॉन्स इज डायनेसिन एंड काइनेसिन, ठीक है। अब ये अलोंग द माइक्रोट्यूब, अभी मैं ये डायग्राम नेक्स्ट से ना इसको ज़्यादा क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो ये दो तरह की एक्सोनल ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, एक तो फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट हो रही होती है वो जो कि अबाउट 400 मिलीमीटर पर डे है। इसके अलावा एक स्लो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट हो रही होती है जो कि होती है 0.5 to 10 मिलीमीटर पर डे। इसके अलावा रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट भी हो रही होती है, ये भी अलोंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स से हो रही होती है एट अबाउट 200 मिलीमीटर पर डे। और इसके अंदर क्या होता है, जो साइनेप्टिक वेसिकल जब ये रिलीज कर देता है न्यूरोट्रांसमीटर ना, तो वापस जो वेसिकल होता है उसको वापस सेल बॉडी के पास रीफिल होने के लिए जाना होता है, उनकी हो रही होती है, और कुछ नर्व ग्रोथ फैक्टर्स और इसके अलावा कुछ वायरसेस जो होते हैं वो इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप इस डायग्राम को गौर से देखो, ये डायग्राम भी जो है ना आपकी गाइडन के अंदर नहीं है, ये नॉन्ग से है, ठीक है। और ये आपको इस लेक्चर में मतलब इंशाल्लाह ये आपको स्लाइड्स में से मिल जाएगी, आपको नॉन्ग को खोलने की। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो जरूर खोल के उधर से पूरा ये वाला टॉपिक पढ़ें, ठीक है। लेकिन जो बच्चे मेरी तरह के बच्चे हैं वो हम जो है हम इस डायग्राम को अच्छे से गौर से सुन लेते हैं ताकि हमें फिर एक एक्स्ट्रा बुक जो है वो खोलनी ना पड़े, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे आप लोग इस डायग्राम को गौर से देखोगे तो इसमें ग्रीन कलर के जो आपको एक फिलामेंट से ट्यूब्यूल का मिल रहा है, ये है बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक जाल बिछा होता है हर सेल के अंदर, माइक्रोट्यूब्यूल्स का इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की होती है, ठीक है। ये प्रोवाइड करेंगे फ्रेमवर्क टू दीज मॉलिक्यूलर मोटर्स, ठीक है, जो कि आप ये नेक्स्ट में देखो डायनिन प्रोटीन है विच इज़ अ मॉलिक्यूलर मोटर, ठीक है, और ये एक काइनेसिन। अब क्या करना होता है कि जो ट्रैवलिंग करवानी होती है ना, ठीक है, तो ये अब देखो ये फ्रॉम ऑर्थो की ट्रांसपोर्ट हो रही है ऊपर वाली लाइन में, ये देखो ये वाली, ठीक है, ये फ्रॉम द सेल बॉडी तो टुवर्ड्स द एक्सोनल ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पे हो सकता है एक न्यूरोट्रांसमीटर बना हो, ठीक है, जिसको उसने ट्रैवल करवाना, तो क्या है आप इस स्ट्रक्चर को ऊपर से देखो तो माइक्रोट्यूब्यूल है, उसके ऊपर काइनेसिन प्रोटीन है, ठीक है। तो इधर से एक और बात, एक और आप लोगों को एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से कि विच मॉलिक्यूलर मोटर इज टेकिंग मटेरियल फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड्स द एक्सोनल टर्मिनल, तो इट इज काइनेसिन, ठीक है। ये काइनेसिन ये डबल ऐसे फाइब्रिल इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर देखो इसने सिक्रीटरी एक वेसिकल उठाया हुआ है और माइक्रोट्यूब्यूल्स के फ्रेमवर्क के ऊपर चलता चलता जा रहा है और लेकर उस सिनेप्टिक वेसिकल को टुवर्ड्स द एक्सोनल टर्मिनल, ठीक है। यहाँ से इसने रिलीज करवा दिया वो टर्मिनल, ठीक है। तो अब वापस वो जो खाली वेसिकल है, अब इतना तो नहीं ना हमने सेल बॉडी के ऊपर बोझ डालना कि वो बार बार नए नए वेसिकल्स भी बनाएं, तो वो क्या करना है कि वो कहते हैं कि चलो रीफिल करने के लिए वेसिकल मेरा अपना ही हो जाए, तो वो फिर इसको रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। लेकिन इस दफ़ा कौन है, काइनेसिन एक तरफ का ही काम करेगा, ठीक है, तो दूसरी तरफ कौन काम करेगा, डायनिन प्रोटीन का, ठीक है। अब आप डायनिन प्रोटीन का भी स्ट्रक्चर देख लो इन दिस लोअर डायग्राम, ठीक है। इसकी क्या होती है, इसके अंदर तो फाइब्रिल बने हुए हैं ना, इसके बस 2 प्रोसेसेस होते हैं और इसने रीच साइकिल मेम्ब्रेन वेसिकल अपने ऊपर उठाया हुआ है जिसको ये रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट करवा रहा है टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। अब आप इधर से देखो कि अल्लाह ताला ने कितना इतना छोटा सा सेल है, पता नहीं कितने माइक्रोमीटर्स का होगा, बल्कि नैनोमीटर्स का शायद ये सेल होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें कितना नज़्म ज़ब्त रखा हुआ है, ठीक है, कितना डिसिप्लिन्ड है वो सेल कि जिस तरफ से चीज़ जा रही है ना उस तरफ से जो चीज़ है वो वापस नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? सर ये जो ऐप जो वापस शो हो रही है, नहीं समझ रहे क्यों वापस शो हो रहे हैं, ये तो अवे नहीं जाना चाहिए सेल बॉडी से।
अच्छा बेटा आप ना अपना मैसेज टाइप कर लो, मुझे ना आपकी आवाज बफर हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है, ठीक है? मैं फिर आपको बाद में ना चैट में रिप्लाई कर दूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, न्यूरॉन हैज अ सिंगल एक्सॉन, ठीक है, विच इज और जो हर न्यूरॉन का क्या होता है, सिंगल एक्सॉन होता है। इनिशियल रीजन ऑफ एक्सॉन अराइजेस फ्रॉम ए कोन शेप एरिया ऑफ द सेल बॉडी कॉल्ड द एक्सॉन हिलॉक। इसको हम लिटिल हिल भी कहते हैं। ये हमने पीछे स्ट्रक्चर में देखा था। एक मिनट में आप लोगों को दोबारा दिखाती हूँ। ये ठीक है, ये जो इनिशियल पार्ट होता है ना सेल बॉडी का, इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा ये हिल की तरह उभरा होता है, ये एक्सोनल हिलक होता है। यहाँ से जो होता है ना, ये एक्सोन जो होता है वो अराइज कर रहा होता है। Initial region of arises from a cone-shaped area of the cell body, which is called the axon hillock. In some neurons, the axon is very short or absent. In other, it is very long. ठीक है, जैसे कि motor neurons of the grade 2 जो है ना, वो 3 to 4 feet long है. And any long axon is called a nerve fiber. ठीक है, तो कल को जब आप कहीं भी nerve fiber पढ़ोगे, ज़्यादातर इसको nerve fiber ही कहते हैं। फिर आगे से क्यों? क्योंकि इसको आगे से फर्दर डिफरेंट इसकी भी क्लासिफिकेशन है, जो कि हम इंशाल्लाह भी करेंगे। ठीक है, तो इसको जो है हम nerve axon जो होता है उसको nerve fiber भी कहते हैं। It branches profusely at its end to form 10,000 or more terminal branches or telodendria. No blood distal endings of terminal branches are called axonal terminals or synaptic knobs or buttons. ठीक है, ये जो इस डायग्राम में आप देख लो, ये इसके जो ये लॉन्ग इसकी ये नर्व फाइबर है, ये लॉन्ग इसका ये नर्व फाइबर है, और इसके एंड के ऊपर ये जो इसका टर्मिनल पोर्शन है, इसको हम एक्सोनल टर्मिनल्स भी कहते हैं। इसके एंड के ऊपर ये छोटे छोटे, इनको हम साइनेप्टिक बटन्स भी कहते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स भी कहते हैं, साइनेप्टिक नोड्स भी कहते हैं, या फिर एक्सोनल टर्मिनल्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से जाकर ये अपना जो वेसिकल्स हैं उनके थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज भी कर रहा होता है। ठीक है, तो अब लास्ट में इसके फंक्शन है। फंक्शन अभी तक आप लोगों को इसके क्लियर हो चुके होंगे। एक तो इसका क्या काम है, कंडक्टिंग रीजन ऑफ द न्यूरॉन है। ठीक है, दूसरा ये क्या कर रहा होता है, जनरेट कर रहा होता है नर्व इम्पल्स को भी, और इसको ट्रांसमिट भी कर रहा होता है टिपिकली अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। व्हेन इम्पल्स रीचेस द एक्सोनल टर्मिनल्स, तो वहाँ से रिलीज क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस, जो कि आइदर एक्साइटेटरी हो सकता है, अगर तो खुद आगे अगले टिश्यू को एक्साइट करेगा तो वो एक्साइटेटरी है, और इनहिबिट भी हो सकता है। ठीक है, जो कि अगर वो नेक्स्ट टिश्यू को इनहिबिट कर रहा होगा तो वो इनहिबिटरी भी हो सकता है और एक्साइटेटरी भी हो सकता है। तो उसकी बेसिस के ऊपर फिर हम न्यूरॉन्स को क्लासिफाई कर लेते हैं कि एक्साइटेटरी हैं और ये इनहिबिटरी हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो डेंड्राइट्स हैं, virtually all organelles in the cell body also occur in dendrites. ठीक है, as opposite to axons जिनके अंदर निजल बॉडीज और रफ एंड और राइबोसोम्स नहीं थे, डेंड्राइट्स के अंदर सब ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि सेल बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, बेसिकली दे आर द रिसेप्टिव और द इनपुट रीजन्स। ये जो होते हैं ये इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हैं, इनको हम सेंसरी भी कह सकते हैं, बिकॉज दे आर सेंसिंग। ठीक है, एंड दे प्रोवाइड एनॉर्मस सर्विस एरिया फॉर रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमने पहले देखा था ना पिक्चर प्रोसेस बहुत ज़्यादा हड्डियों की तरह ब्रांचेस होती है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि एक जो न्यूरॉन है वो बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो कैप्चर कर सके। ठीक है, एंड दे कन्वे इनकमिंग मैसेजेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। लेकिन इनमें क्या होता है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते, ये कोई नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकते। जब हम नर्व इम्पल्स पढ़ेंगे ना, उसमें मैं बताऊंगी कि नर्व इम्पल्स होती है वो होता क्या है। बस ये क्या होता है, इनका ग्रेडेड पोटेंशियल होता है। ग्रेडेड पोटेंशियल ये कि एक इन्फॉर्मेशन आई, इन्होंने आगे ट्रांसमिट कर दी, फिर इन्फॉर्मेशन आई, फिर ट्रांसमिट कर दी। इसके मुकाबले में एक्सॉन्स जो होते हैं ना, उनको टाइम लगता है बिल्डअप होने में। जब उनका एक खास पोटेंशियल जनरेट वो रिलीज हो जाता है तो फिर वो एक ही दफा जो है ना वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ जो होते हैं न्यूरॉन्स के साथ सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं। ठीक है, जिनको अब हम देख लेते हैं। इनमें सबसे पहले है ग्लायल सेल्स, जिनको हम न्यूरोग्लिया भी कहते हैं।
their role in their function is to communicate within the CNS in partnership with the neurons. ठीक है, unlike neurons, glial cells continue to undergo cell division in adulthood, and their ability to proliferate is particularly noticeable after brain injury. ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ये इंटर कम्युनिकेटर टाइप न्यूरॉन्स होते हैं. ठीक है, ये न्यूरॉन्स की आपस में कम्युनिकेशन बिल्डअप कर रहे होते हैं. और जो एक और इम्पोर्टेंट बात है, दे कैन डिवाइड, दे कैन रेप्लिकेट. और जब कभी कोई भी ब्रेन इंजरी हो जाए, जैसे स्ट्रोक हो जाता है, तो उसके बाद इनकी तादाद और ज़्यादा हो जाती है. क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स तो डेवलप नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं. तो जो ये ग्लायल सेल्स होते हैं, ये ज़्यादा डिवाइड करके जितने भी न्यूरॉन्स बाकी बच जाते हैं ना, उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं. इनके भी 2 मेजर टाइप्स होते हैं, माइक्रोग्लाया एक में मैं स्क्रीन फिर से खत्म हो गया, मैं शेयर ठीक है. इनकी भी 2 मेजर टाइप्स होती हैं, माइक्रोग्लाया सेल्स एंड द मैक्रोग्लाया सेल्स. जो माइक्रोग्लाया होते हैं वो इम्यून सिस्टम सेल्स होते हैं, जो कि बस इनको ना डिफरेंट वायरसेस की प्रेरिया से बेसिकली जो माइक्रोग्लाया सेल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस आपने पढ़े हैं ना ब्लड में, जो कि इनके वेंडर सेल्स होते हैं. ठीक है, और ये रिमूव कर रहे होते हैं डेब्रिस, कोई भी इंजरी, इन्फेक्शन, डिसीजेस जितनी भी होती है ब्रेन की, ये जो आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ोगे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन, अल्जाइमर डिजीज, इन सब से ये बचा रहे होते हैं. ठीक है, मैक्रोग्लाया सेल्स जो होते हैं ना, वो फिर आगे से 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, श्वान सेल्स होते हैं एंड एस्ट्रोसाइट्स होते हैं. ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं वो माइलिन फॉर्मेशन होती है. ठीक है, अराउंड द एक्सोन्स. अभी ये हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ना है कि व्हाट इज माइलिन, व्हाट इज इट्स रोल. ये बस याद कर लो कि माइलिन जो होती है ना, वो 2 सेल से आ रही होती है, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट से, एक श्वान सेल से. जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है वो जो CNS के एक्सोन्स होते हैं उनको माइलिन दे रही होती है, उनकी माइलिन फॉर्म कर रही होती है. एंड द श्वान सेल्स आर प्रोड्यूसिंग द माइलिन, आर हेल्पिंग इन द माइलिन फॉर्मेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, जो भी एक्सॉन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पड़े होते हैं, उनकी माइलिन शीट आ रही होती है फ्रॉम द श्वान सेल्स. इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट MCQ के आपको MCQ आ सकता है कि एक्सॉन्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर हैविंग माइलिन फ्रॉम, और आगे से आपसे डिफरेंट ऑप्शन आते हैं. ठीक है, और फिर एस्ट्रोसाइट्स होते हैं जो कि हमारी हेल्प कर रहे होते हैं इन फॉर्मिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर. ये साइनेप्सिस क्या होती है, न्यूरॉन और मसल के दरमियान जहाँ पर 2 न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, उस एरिया को हम साइनेप्स कहते हैं. ठीक है, ये वही आपकी एफएससी की छोटी छोटी चीज़ें जिनको अब आपने ना मजीद डेप्थ में पढ़ना है. ठीक है, तो एस्ट्रोसाइट्स क्या कर रहे होते हैं, एक तो ब्लड ब्रेन बैरियर की बना रहे होते हैं, ये साइनेप्सिस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ये कुछ न्यूरोट्रोपिक सब्सटेंसेस भी कर रहे होते हैं, और ये कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कर रहे होते हैं. ठीक है, फिर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोग्लाया हैं. द सेल के उनकी पिक्चर्स हैं जिनकी अभी आपको फिजियोलॉजी में ज़रूरत नहीं है. जब इंशाल्लाह आप एनाटमी में पढ़ोगे ना, न्यूरो एनाटमी, वहाँ पर आप इनके स्ट्रक्चर वगैरह देखोगे. ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है जो कि CNS के जो एक्सॉन्स हैं उनको माइलिन शीट प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, उसके अलावा क्या है, उनके इर्द गिर्द ये लपेटती जाए. ठीक है, श्वान सेल जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, ये जो ब्लू कलर की है ना, ये है माइलिन शीट. ठीक है, और फिर ये एस्ट्रोसाइट्स है जो कि क्या कर रहे हैं कि जो भी कोई 2 साइनेप्सिस है ना, तो उनको जो है वो इन्वेलप कर रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. और इसके अलावा एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी होता है जिसको ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं. ठीक है, अच्छा, फिर ये वही इसकी क्लासिफिकेशन की ही रेपिटेशन है कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोसेसेस हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, ये जो है ये मैंने आप लोगों को कल करवाना है. क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इनकी जो है एग्जाम्पल्स ढूंढ कर लानी है. ठीक है बच्चा, कल जो है हम इंशाल्लाह इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. आप लोगों की अटेंडेंस इसके अंदर होगी वो आप लोग मार्क कर लो. और अभी के लिए जो है MPA ये लेक्चर एंड हो रहा है. ठीक है, आप लोग अपने चैट के अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैसेज कर दो, मैं ना उधर रिप्लाई करती हूँ.